नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2022 का प्रीलिम्स का जो पेपर है, यानी कि जो प्रीलिम्स का पेपर आज हुआ है संडे 5 जून को, ये वीडियो उसके रिगार्डिंग है। हम लोग प्रीलिम्स के पेपर की एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। हम लोग ये देखेंगे क्या रेगुलर सोर्सेज जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आते हैं, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स, स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर, लक्ष्मीकांत, क्या इनसे चीजें सॉल्व हो सकती थी या फिर और भी तरह की डिफिकल्टी स्टूडेंट्स को आई? क्या विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर की मैगजीन्स या फिर पीडी 365 मटेरियल काफी था 2022 के प्रीलिम्स को पेपर को क्लियर करने के लिए, या फिर हमें दूसरी स्ट्रैटेजीज की जरूरत है? अगर हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन प्लान कर रहे हैं, अगर हमें 2023 या 2024 का अगर पेपर देना है तो हम लोग सारी चीजों पे बात करेंगे। और अब दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं अपनी स्क्रीन पर, और वहां पर हम लोग एक बारी आउटलाइन जानते हैं, पूरा ओवरव्यू लेते हैं कि इस साल का पेपर रहा कैसा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग ब्रीफली क्वेश्चन की तरफ एक निगाह मारें, मतलब सरसरी निगाह से जैसे हम लोग पेपर देखते हैं जब हमें पेपर मिलता है, तो हमें मतलब काइंड ऑफ ये देखने को मिलेगा, जहां तक मैं आपको बता सकता हूं, ये वाला पेपर ना बिल्कुल आप कह सकते हो 2017 की पेपर की तरह है, कंसिडरिंग द नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स 100 के आसपास बन रहे हैं ना, आप शॉर्ट तरीके से मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो 1-2 दिन का ब्रेक लेके। ठीक है, क्योंकि 100 के आसपास मार्क्स वालों का शॉर्ट तरीके से प्रीलिम्स होने के फुल चांसेस है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल इस बारी टफ नहीं था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा इजी था, बिकॉज कल की वीडियो में मैंने जब शाम को रिलीज करी थी कि क्वेश्चन कैसे अटेंड करने और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर आता है जैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस का, है ना, और स्टेटमेंट वाले। अब फैक्चुअल वाले क्वेश्चंस चलो ठीक है, कुछ इजी थे, लेकिन सवाल ये उठता है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के क्या सारे स्टूडेंट्स उसको रिकॉल कर सकते हैं? क्या ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज थे? बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। फैक्चुअल सवालों में भी क्या आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज तो नहीं होगे, जो कि जिसके आंसर अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा सिमिलर से साउंड करते हैं। चलो एक बारी पेपर की तरफ देखते हैं हम लोग, और सोर्सेज मैंने आपको बताऊंगा अभी कि कहाँ से मतलब सॉल्व हो सकता है पेपर। जैसे चलो मैं सबसे पहले आपको सोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। देखो, इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है ना इकोनॉमी का, वो काफी ज्यादा हाई रहा है। हिस्ट्री जो है ठीक ठाक, पॉलिटी भी काफी अच्छा, करंट अफेयर्स ठीक ठाक लेवल पे आया। जो रेगुलर सोर्सेज आप पढ़ते हो ना, उसी से हो सकता था इस बार का पेपर। और इस बार कोई स्पोर्ट्स के या इसके उसके डाइसी क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब वो 100 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर अगेन सवाल इस बात के ऊपर आ जाता है, पूरी बात घुमा फिरा के इस बात के ऊपर आ जाती है कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के रिकॉलिंग कैपेसिटी कितनी हो पाती है, और रिकॉलिंग कैपेसिटी किस बात पे डिपेंड करती है कि एग्जामिनर कंफ्यूज कहाँ करता है हमें। क्वेश्चन पेपर बनाने वाला उसने ऑप्शंस किस तरीके से सेट कर रखे हैं कि हमारी साइकोलॉजी वहां पर वर्क करेगी कि नहीं करेगी। अब जैसे पहले क्वेश्चन की तरह ही तरफ आप अगर आप देखो, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये प्रोविजंस लेंडिंग से रिलेटेड है। किसके प्रोविजंस है? अब एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव। अब यहां पर हो सकता है पर्सन इन दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो जाए, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये एक बात कह रहा हूं मैं कि यहां पर इस तरीके की क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूजन हो सकती है। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन आपको ये फैक्चुअल दिख रहा है, तो इकोनॉमी का ये क्वेश्चन है। अब जैसे आरबीआई के ऊपर ये क्वेश्चन आया, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट, रुपी डेप्रिसिएशन। तो आप यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि यहां पर देखो, इन्फ्लेशन, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रेट, मतलब 3 कंसेप्ट अगर इकोनॉमी के किसी को पता ना हो ना, तो वो ये स्टेटमेंट को नहीं कर पाएगा। यानी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ नॉलेज विद इन द सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। अगर किसी को ये पता ना, 12th मतलब बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट होते हैं, उससे है ये क्वेश्चन। अगर जैसे मैं आपको रेफरेंस के लिए हमेशा बताता रहता हूं ना कि नितिन सिंघानिया की जो इंडियन इकोनॉमी है, आप उसको वो करके यहां से आप उसको पढ़ के आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो चलो करंट अफेयर ओरिएंटेड था।
वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगेन कंसेप्ट है नीर और रीर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये करंट अफेयर G20 पास में भी आ चुका था, तो G20 के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था। इजी क्वेश्चन है, वैसे भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अब जैसे ये 5th क्वेश्चन है, ठीक है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स के ऊपर, ये थोड़ा बहुत टिपिकल लग सकता था किसी को क्वेश्चन, अगर नहीं आता तो छोड़ देना चाहिए था। एक रियल सेक्टर होता है, एक नॉमिनल सेक्टर होता है इकोनॉमी के अंदर, तो उसमें से क्या क्या चीज़ें कॉर्पोरेट मतलब इसका पार्ट है। तो अगेन ये आप इकोनॉमिक्स की अगर आपको कंसेप्चुअल तैयारी मतलब जिसकी होती है, मैं तो शुरू से ही कहता हूँ कि स्टैटिक सब्जेक्ट्स अगर जिसके स्ट्रॉन्ग है, आज के पेपर के अंदर उसको बहुत फायदा मिला होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने करंट अफेयर करे कि नहीं करे, विजन पढ़ी कि नहीं पढ़ी, PD 300 पढ़ी कि नहीं पढ़ी। लेकिन इस बार एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी पेपर की, कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी डाइसी नहीं थे। करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मतलब वो आपके मंथली मैगजीन्स विजन की और जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं विजन के, उससे हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं। अब जैसे मैं इंटरमिक्सिंग ऑफ टॉपिक की जैसे मैं बात कर रहा था, अब यहाँ पर अगर आप ये देखो एक है एक्ट के बारे में स्टेटमेंट, ठीक है, एक एक्ट दे दिया, फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन प्लस कोर्ट की पावर को मिक्स कर दिया, फिर इन्होंने ये बोला है कि ये चीज डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि नहीं है, ठीक है, और इसके ऊपर लॉ कौन बना सकता है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या कुछ भी। तो आप देख रहे हो 4 चीजें जो हैं वो मिक्स कर आई हैं, जिसमें इन मतलब जिस किसी पर्सन को इन चारों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना हो, वो स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाएगा। स्टेटमेंट में कंफ्यूजन, दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, पेपर नहीं होता है डिफिकल्ट। सारे चीजें जो कोई कर नहीं जाता ना, और जिसने रिवीजन अच्छे से नहीं कर रखी होती, वो यहां पर कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए ना, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को जब क्लासेस चलती हैं, तो जैसे एक टॉपिक जब खत्म होता है ना, तो मैं उनको सब्जेक्ट चेंज करवा देता हूँ। जैसे कई लोग क्या होता है, 2 सब्जेक्ट को 2.5 महीने लेकर बैठे रहते हैं। मैं टॉपिक खत्म होने पर, जैसे कि प्रेजेंट का चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो मैं उनको बोलता हूँ अब तुम सब्जेक्ट ही चेंज कर लो, अब तुम एनवायरमेंट पे चले जाओ। बिकॉज इंटरमिक्सिंग विद इन द सब्जेक्ट और इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है ये निकालने के लिए प्रीलिम्स को। क्यों? क्योंकि आपको आंसर मेंस में भी तो होलिस्टिक तरीके से लिखनी होती है, 360 डिग्री। ये चीज है और कुछ नहीं है। अब जैसे पॉलिटी में बिल के ऊपर क्वेश्चन आया, लोकसभा के ऊपर एक क्वेश्चन है, ये आराम से बेसिक आपके लक्ष्मीकांत से हो सकता है। प्लस आप इसके साथ अगर 11th क्लास की जो वो है अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की जो NCERT है पॉलिटी की, अगर आप उसको कंबाइन कर लो तो आपकी काफ़ी अच्छे से तैयारी हो सकती है पॉलिटी की। अब जैसे यहीं पर अगर आप इसको देख लो, तो ये तो इजी चीज़ है। अच्छा, ये वाला ना, ये जो स्टेटमेंट है 15% से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, ये 2018 में भी आया था वाला क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो रिपीटेड भी होती है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कि आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रखी है कि नहीं कर रखी है। जेन्युइन रिव्यू देखो मैं आपको ये दे रहा हूँ, जो कि मेरा एक्सपीरियंस के साथ साथ जैसा कि मैं तैयारी करवाता हूँ फाउंडेशन बैच में सबको, तो उसके हिसाब से मतलब मेरे स्टूडेंट्स का टचवुड पेपर बहुत अच्छा गया है। एंड मैनी आर सेइंग दैट दे कैन इजीली क्वालिफाई, उनके आराम से 100 अबव मार्क्स बन रहे हैं, काफ़ी सारों के बन रहे हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि मतलब मैंने जो उनको कवर करवाया था, हम अपने फाउंडेशन कोर्स में जो भी कवर करते हैं उससे चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके साथ जैसे आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ते होंगे तो एक फ्रेज एसोसिएटेड है, आया राम गया राम, है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। यहाँ पर आप देखिए अटॉर्नी जनरल के बारे में है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में है, डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। इजी है, मतलब शुरू का ये वाला जो सेट है जिसका, उसके लिए तो इजी है वाला क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पर रेट देख लीजिए, 11th क्लास की NCERT में सारी रेट्स दे रखी है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चुरी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, ठीक है। अब मैं राइट आंसर उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, वो तो आपको बहुत सारी जगह से मिल जाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एक अप्रोच क्या होती है। जैसे एक पेपर को देखने के बाद मतलब हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे क्या सोर्सेज होने चाहिए, कैसे हमें कवर करना चाहिए, वो चीज़ हम यहाँ डिस्कस करने बैठे हैं। अब एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के क्वेश्चन थोड़े से डाइसी होते हैं, मैंने कल रात को ये वाली चीज़ बताई थी। तो इनमें से कौन सा एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैनमेड सोर्स है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का, तो कॉटन हो सकता है, राइस, शुगर केन या फिर वीट, आपको ये बताना है। अब जैसे ये थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है, जहाँ पर हम लोग चावल को वेट करते हैं फिर ड्राई करते हैं, फील्ड में ये प्रैक्टिस करा जाता है। तो इसकी वजह से होता क्या है, सीड रिक्वायरमेंट कम रहेगा, मीथेन प्रोडक्शन कम रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम रहेगा। यहाँ पर थोड़ी सी एस क्वेश्चंस के लिए आपको डीप नॉलेज चाहिए पड़ेगी,
ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि सारे क्वेश्चन इजी भी नहीं है। अब जैसे ये पीक्स हैं, ये ज्योग्राफी के सिर्फ लोकेशन से कवर हो सकते हैं। मैप की तैयारी भी कैसे करनी होती है ये मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। कई लोग सोचते हैं डेली मैप देखो तो हमें सब कुछ पता लग जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब लेवांट काफी ज्यादा इजी है क्योंकि ये करंट अफेयर में रहता है, बहुत बार रहा है इस साल तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आराम से बन सकता था किसी का भी, अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है। यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी के फैक्चुअल सवाल है, लेकिन कोर एनसीईआरटीज मतलब ऐसा कह लो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए स्टैटिक प्लस करंट की जो नॉलेज रख रहा है उसके आराम से ये इस पेज के ऊपर जैसे ये 6 सवाल थे ना, तो 12 नंबर तो वो आराम से बना सकता है, बहुत आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब लोकेशन और मैप बेस्ड और ज्योग्राफी बेस्ड मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उन क्वेश्चंस की। अब अगेन ये थोड़े से डाइसी क्वेश्चन है कि यार रेयर अर्थ मिनरल्स तो गिवन होते हैं, लेकिन मोनाजाइट, अब डिपेंड करता है ना कि किसी ने नाम सुना इसका कि नहीं सुना, नहीं पता तो छोड़ दो। इसमें सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं एक्सट्रीम वर्ड को देखूंगा, यहाँ पर ओनली लिख रखा है, इससे चीजें हमेशा नहीं बनती हैं। अब यहाँ पर देखना कई लोग ओनली को देखकर कर देंगे और उनका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये है, ये करंट अफेयर का एक फैक्चुअल सवाल है, थोड़ा सा डाइसी है, ये इतना इजी भी नहीं है इसको करना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है कौन से। तो आपको पता होना चाहिए ना ये दीक्षा है क्या, तभी तो कर पाओगे। ये कोविन क्या है, ठीक है। डिजी लॉकर आरोग्य सेतु के बारे में तो चलो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन ये क्या है कोविन और दीक्षा, रिकॉल कर पाओगे तभी तो इसलिए मैंने शुरू में ही बोला ना, रिकॉलिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती थी आज के पेपर के अंदर। रिवीजन मतलब कुल मिलाकर आपकी कितनी अच्छी थी। अगेन ये वाली जो चीज है ये आराम से ज्योग्राफी जो तमिलनाडु है ना 6th क्लास वहां से हो सकता है, प्लस एनसीईआरटी को मिलाकर। ये अगेन ज्योग्राफी का लोकेशन वाला क्वेश्चन है। वेब 3.0 काफी लोगों को पता हो सकता है, नहीं हो सकता है, मुझे पर्सनली पता रहता है क्योंकि मैं क्रिप्टो करेंसी और बाकी सब मार्केट्स में मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो मुझे एक कंसेप्ट होता है NFT नॉन फंजिबल टोकन, तो मुझे पता रहता है कि ये वेब 3.0 है क्या, ठीक है। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी या ट्रेडिंग या NFT की जो नॉलेज रखता है उसको ये पता होना चाहिए था, और वैसे भी ये न्यूज़ में था तो पता होना चाहिए था आपको। लेकिन जो स्टेटमेंट आती है ना, जो कि इस क्वेश्चन की मतलब जो स्टेटमेंट है, अब वो डिपेंड करता है कि वो उतना डेप्थ में किसी इंस्टीट्यूट ने अपनी करंट अफेयर की मैगजीन में कवर करवाया था या फिर नहीं करवाया था। अब लोग क्या सोचते थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑल ऑफ द अबव पर क्या आ जाओ, लेकिन ये देख रहे हो फैक्चुअल सवाल, एक्सट्रीम फैक्चुअल सवाल, ठीक है। ये देखो ये वाला, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जो मतलब हर किसी से नहीं बन सकते। अब जैसे ये बायोफिल्म, नाम इजीली थोड़ी ना सुना है किसी ने इसका कि बायोफिल्म क्या होता है ना। कोई सोचे कि बायो की कोई फिल्म होती होगी, ऐसा नहीं होता है कि वर्ड्स को तोड़ के हमेशा आप नहीं बना सकते। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 34, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। हर ये कह रहा है कि मीडिया में ये था, ये क्या है यार, मीडिया में तो इतनी सारी मिसाइल वगैरह और स्पेसक्राफ्ट के बारे में बात रहती, तो ये क्या किसी ने सुना है। अगेन बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल सवाल, और हर जगह हर मैगजीन के अंदर ये चीज कवर नहीं थी, ठीक है। अब जैसे ये सोलर फ्लेयर या फिर सोलर स्टॉर्म, मतलब सूरज का मतलब एक तरीके से जो आउटर लेयर्स वगैरह फ्लेयर्स वगैरह वो अर्थ तक पहुंच जाए, तो इनके पॉसिबल इफेक्ट्स क्या होंगे। 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में दोस्तों ये दे रखा है, तमिलनाडु वाली बहुत प्यार से समझा रखा है। 6 में भी दे रखा है, वहां पर 9th में भी दे रखा है, और 11th में भी दे रखा है। 11th मतलब वो जो तमिलनाडु की 6th है, 9th क्लास की और 11th क्लास की जो उनकी बुक है उसमें दे रखा है चीज। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, तो अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये काफी ज्यादा बेसिक साइंसेस का फैक्चुअल सवाल है, इतना इजी नहीं है इसको करना। कोविड-19 के ऊपर, पेंडेमिक के ऊपर, ठीक है, लेकिन इतना ये भी थोड़ा फैक्चुअल सवाल है कि इसमें पूछा गया। आप जैसे डेप्थ देखिए स्टेटमेंट की कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई कोविशील्ड, चलो यहां तक बात क्लियर है, यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। अब यार ये चीज अगर किसी को ना पता हो फिर तो यहां पर ना, अब जैसे ये कोवैक्सीन, स्पुतनिक, इसका नाम सुना है सबने, लेकिन आगे की चीज पढ़ो ना। इट इज स्पुतनिक इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। अभी वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म क्या होता है। कोवैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन। कितना खतरनाक चीज नाम बोल रहा है ये, इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, क्या है ये। अगर आपको डेप्थ में पता था ना ये पूरा का पूरा, तभी आप ये कर सकते थे। तो आप ये कह सकते हो, देख रहे हो 2020 के एंड में जब प्रक्रिया और 2021 में वैक्सीन बनने की प्रक्रिया जब
शुरू हो गई थी और जहां तक खत्म हुई जब तक हमें डोज लगी, अगर आप उस पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे ना, मतलब इसके लिए 2 इयर्स के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये चीज है। उसके बाद एनवायरमेंट के क्वेश्चंस काफी ज्यादा डाइसी थे, वो बहुत कम लोग जैसे बना पाए थे। अब जैसे यही देख लो, WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस या 24 आवर्स पार्टिकुलेट मैटर अगर 2.5 रहे तो वो इतना रहता है, ठीक है। अब लोगों को तो किसी लोग को तो ये सिंबल भी नहीं पता था ये होते क्या, इनको क्या कहते हैं, हम लोग क्यूबिक मीटर कहते हैं, क्यूबिक ग्राम पर क्यूबिक मीटर कहते हैं, तो ये है क्या, मतलब ठीक है। काफ़ी लोग ज़्यादा कन्फ्यूज है, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा फैक्चुअल थे ये सारे एनवायरनमेंट के, छोड़ने भी तो हैं। तो मैंने कल ही बताया था जब कट ऑफ 87 जा रही है तो कुल मिलाकर 45 क्वेश्चन के ऊपर बात है ना, तो 50 भी अगर कोई कर आ रहा है शॉर्ट तरीके से, मतलब ठीक है। अब जैसे क्वेश्चंस लाइक दिस कि गुची समटाइम्स इट वाज इन न्यूज़, तो पता होना चाहिए था। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये क्या है, ये बेसिक एनवायरनमेंट की बुक में जैसे PMFIS वगैरह की जो मटेरियल है उससे कवर हो सकता है। बायोरॉक टेक्नोलॉजी, मियावाकी मेथड, ये काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर में रहता है। लेकिन अगेन दोस्तों ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये सॉल्व कर लेगा कोई भी। अब जैसे ये विच इज़ नॉट अ बर्ड, यार इनको मैं हमेशा एनवायरनमेंट जब भी मैं करवाता हूँ ना स्टूडेंट को, चाहे उसने 100 बार ये चीज़ करी हो, लेकिन मैं फिर भी उनको बार बार बोलता हूँ कि गूगल क्रोम पे जाओ और जब भी किसी स्पीशी का नाम आए तुम्हारे सामने तो उसकी पिक्स देखो, फोटोज देखो, यानी कि तो ये रिकॉल हो जाएगा। तो ये चीज सुना सबने है, ये दिमाग में बस वो आना चाहिए कि इनमें से क्या चीज चिड़िया है या क्या जानवर है, और उसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चिड़िया कौन सी नहीं है इनमें से, ठीक है। उसके बाद बेसिक लक्ष्मीकांत के सवाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के मिशन हो गया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, ठीक है। अब अगेन वही वाली बात, फैक्चुअल सवाल, फनम, ये मेडिवल हिस्ट्री की टर्म है, क्या होता है ये। अब ये बुक्स लाइक पूनम दलाल दहिया, ऐसी बुक से ये जो टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चंस होते हैं ये सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये फ्रीडम फाइटर के नाम दे रखे हैं, गदर पार्टी के साथ कौन से एसोसिएटेड थे, ठीक है। तो ये रिकॉल कर सकते हो, स्पेक्ट्रम की नॉलेज तब कर पाओगे इसको, ठीक है। अब ये देखा है, इनमें से जैना टैक्स कौन से थे। अभी इजी नहीं है, दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इन नेचर। जैना टैक्स ये सारे के सारे हमें हर जगह पर सुनने को नहीं मिलते अगेन, लेकिन यहीं पर हमारी पूनम दलाल दहिया की बुक जो है उससे ये चीज करी जा सकती थी काफी हद तक। हिस्ट्री के तो सारे सवाल, जैसे आप ये देख लीजिए, हिस्टोरिकल पर्सन किसके लिए इसको जाना जाता था, ठीक है। कुला दरान क्या होता है ये हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। फिर कुतुब मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। फर्स्ट मंगोल इन्वेजन, डेप्थ नॉलेज चाहिए, डेप्थ नॉलेज। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, इनमें से क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र की नॉलेज, मतलब उसकी बुक की नॉलेज होनी चाहिए आपको। डंडा नीति की, मतलब एक ना उसकी पॉलिसी थी दंड नीति, या जिसको डंडा नीति कहते हैं, वो पता होना चाहिए थी। जिसका मेंस पहले से प्रिपेयर्ड था, स्पेशली PSIR ऑप्शनल, उसको ये चीज पता थी, वो ये क्वेश्चन कर सकता था, पता है। या मतलब हिस्ट्री की नॉलेज जो रखता है वो तो कर ही सकता था, लेकिन PSIR ऑप्शनल वाले कर सकते थे इसको। अब आप देख रहे हैं कि पेपर का कोई पैटर्न नहीं होता। जैसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन शुरू में आपको पहले फिर से मिल गए, देखो RBI वगैरह ये सब के बारे में दे रखा है, ठीक है। टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी है, क्रेडिट के बारे में, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में, कुछ मतलब फिक्स हैं, मतलब इजी हैं, कुछ वैसे हैं। फिर इंडिया इनमें से किसका मेंबर है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। नॉन फंजिबल टोकन देख रहे हो, NFT के बारे में, वेब 3.0 से रिलेटेड है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना, जिसको वही नहीं पता होगा वेब 3.0 या NFT, तो वो दोनों के दोनों क्वेश्चन से नहीं कर सकता। और मैंने अभी ये बोला ना, मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ तो उसमें काम आता है, ये देखो क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स। तो लाइफ में चीज़ हमेशा काम आ जाती है। जैसे कोई ये कहता है मैंने पढ़ नहीं रखा, जैसे मैंने भी नहीं पढ़ रखा था इस चीज़ को, लेकिन जैसे जो स्टेटमेंट दे रखी है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ईजी है, बिकॉज आई डू ट्रेडिंग, मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे पता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद अब ये देखिए 5 स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन है, हमारी कंट्री से किसी कहीं दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है। वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी ऐसी है, लेबर लॉ उसका ऐसा, मतलब कुल मिलाकर देख रहे हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन ना इतना डाइसी है ना, इतना ज्यादा डाइसी है। यहां पर अगर किसी क्या मेंस अगर स्ट्रांग है ना, IR का पोर्शन, GS पेपर 2 के अंदर IR या फिर PSIR ऑप्शनल का बच्चा, जिसने एक एक लिस्ट बना रखी होती है,
आईआर करने वालों ने या फिर पीएसआईआर ऑप्शनल के बच्चे ने कि इंडिया के इस कंट्री के साथ कैसे रिलेशन है, सारे वो चीजें। तो ये चीज वैसी आई है क्वेश्चन को, मतलब ये क्वेश्चन हमें ये मतलब एक हिंट दे रहा है एग्जामिनर कि तुम्हारा मेंस का थोड़ा बहुत आईआर का पार्ट अगर कवर्ड है तभी तुम ये चीज कर पाओगे। क्योंकि देखो वियतनाम के ऊपर ऐसा क्वेश्चन बन गया। अब यार चलो भाई रशिया के ऊपर आता है, यूक्रेन के ऊपर आता है, न्यूज में रहे हैं, मतलब ठीक है। अब वियतनाम के ऊपर यही क्वेश्चन बन गए। अब कल को यार कॉन्फिडेंस लूज करने वाली बात है ना। जैसे कई लोग स्पोर्ट्स पढ़ने लग गए थे, लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन आए। अब लोग क्या सोचेंगे, यार ऐसे तो वियतनाम के ऊपर आ गया, किसी भी कंट्री के ऊपर आ सकते हैं। यार हमारी भी तो एक लिमिटेशन है ना, हम सब क्या थोड़ी ना कर सकते हैं। लेकिन पीएसआई और ऑप्शनल के लिए ऑप्शन वाला बच्चा है जिसका आईआर बहुत स्ट्रांग होता है, और अगर आपने प्रीलिम्स से पहले मेंस की तैयारी कर रखी है तो आप ये कर सकते हो आराम से, ठीक है। उसके बाद ये रिजर्वायर्स के कुछ नाम है, ठीक है, और ये कौन कौन से स्टेट्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ इकोनॉमिक्स के सवाल, कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कुछ कोलिजन की स्टेटमेंट्स हैं, कुछ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यूएन, ठीक है, 5th शेड्यूल, पॉलिटी, और ये सब कुछ मतलब देख रहे हो मिक्स चल रहा है। पोलर कोड क्या है, कहीं काफी लोगों को नहीं पता था। टी बोर्ड बहुत न्यूज में रहा, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, ठीक है। यूएन जनरल असेंबली, ठीक है, यूएन जनरल असेंबली के बारे में जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो ये वाली स्टेटमेंट, जैसे इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूएन। इसके लिए आपको यूएन जनरल असेंबली की मतलब कोर मैंडेट, कोर फंक्शन आपको पता होना चाहिए था कि उसका फंक्शन क्या है, वो वर्क कैसे करता है, तब आप ये कर सकते थे। ग्रीन वॉशिंग टर्म्स के ऊपर मतलब यूपीएससी को बहुत पसंद है पूछना, फिर चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री की टर्म्स हो, मेडिवल हिस्ट्री की टर्म्स हो, एनवायरमेंट की टर्म्स हो, या साइंस की टर्म्स हो, या फिर इकोनॉमिक्स रिलेटेड टर्म्स हो, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग नॉट एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी का, क्लाइमेटोलॉजिकल, लो क्लाउड्स, हाई क्लाउड्स। उसके बाद करंट अफेयर, गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क, और ये ठीक है हो सकता था। फिर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, पास्ट में आ चुका है इसके ऊपर, तो पता होना चाहिए था। लेकिन अगेन दिस स्टेटमेंट इज वेरी फैक्चुअल एंड दिस स्टेटमेंट रिक्वायर्स वेरी मच ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिकॉलिंग कैपेसिटी, ठीक है। अगेन ज्योग्राफी की लोकेशन से भर भर के क्वेश्चन आए, इजी आए, लेकिन ठीक है। सेंकाकू आइलैंड्स न्यूज में था, काफी ज्यादा पता होना चाहिए था। लेकिन अगेन स्टेटमेंट जिस प्रकार से फ्रेम करी गई है, 4 ऑप्शन से कोई भी एक चुनने आपको, ठीक है, कर सकते थे इसको। उसके बाद ये कंट्री न्यूज में क्यों रही है, तो देख रहे हैं वियतनाम का जैसे आया, तो इन सब का भी तो आईआर का पोर्शन इस बारी थोड़ा सा भी मैटर रखता था, जबकि इंटरनेशनल रिलेशंस एज सच प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑक्यूपाई नहीं करता। ये सारी चीजें देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर बीइंग इन न्यूज रिसेंटली, कंट्री दे रखी है, ये देखो रीजंस ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज, ये वो करके, तो देख रहे हो जो इश्यूज को ट्रैक कर रहा था ना खबरों को आईआर के एरेना में, तो ये 4 नंबर लेकर जा सकता था वो यहाँ से। फिर क्या ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल नोन फॉर कल्टिवेटर्स ऑफ फंगाई, काफी ज्यादा फैक्चुअल, ठीक है। यहां पर एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल ये हो सकता था पूनम दलाल दहिया की बुक से, इवन तमिलनाडु की एनसीईआरटी से हो सकता था। उसके बाद डायनेस्टीज, किंग वगैरह बता रखे कि मैच है कि नहीं है। ये इस प्रकार का सवाल 2020 में भी आया था और 2021 में भी आया था, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री में काफी ज्यादा डीप ज्यादा ही रहा है यूपीएससी 2017 से। टर्म्स के ऊपर अगेन योगा वशिष्ठ क्या है ये, ठीक है। और वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू सिटिंग इन पोज ऑफ रामानुजा, और इसको प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सब देखो मतलब उसने कंटेक्स्ट क्या दिया और पूछ रहा है रामानुजा के बारे में, उसने पीएम वीएम सबके नाम ले दिए, फिर रामानुजा के बारे में तो आपको पता होना चाहिए था, मतलब भक्ति सूफी सेंट्स और ये सब। और एक और चीज देख रहे हो, मतलब क्वेश्चन मतलब बार बार सेम रिपीट हो रहे हैं कि टॉलेस्ट स्टैचू ये प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा, अगला देखो प्राइम मिनिस्टर ने फिर एक इनॉग्रेट करा न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल, ठीक है, सोमनाथ टेम्पल की अहमियत। अब ये वाली चीज ना जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है ना मेडिवल की, वहां पर दे रखा है ये चीज, ठीक है, तो ये कर सकते थे। उसके बाद बी सेल्स टी सेल्स, ये हो सकता था, बी सेल टी सेल करा मतलब आप कर सकते थे, लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि सारे लोग कर लेंगे इसको। डीएनए बार कोडिंग, ठीक है, करंट अफेयर में रहता है, लेकिन इस साल के करंट अफेयर में कम था, प्रीवियस ईयर्स के करंट अफेयर में ये दोनों चीजें ज्यादा थी। उसके बाद नैनो पार्टिकल्स, बिकॉज साइंस एंड टेक में हमारा एक टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी, तो मेन रिलेटेड टॉपिक यूपीएससी पूछने में इंटरेस्टेड है, यहाँ पर दिख रहा है हमें। और उसके बाद ऐसे ट्रेन इनमें से क्या पहुंचाता है, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, लेकिन सवाल ये उठता है क्या हमें ये याद है कि इनमें से क्या चीज ऐसे ट्रेन पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है। तो हमने एक ऊपर से एक ओवरव्यू ले लिया कि हमारे लिए क्या क्या चीजें काम आ सकती हैं, क्या क्या नहीं आ सकती है, रेगुलर सोर्सेज से काम चल जाएगा। पेपर अगेन
थोड़ा सा लोग कह रहे हैं कि इजी आया, लेकिन ये वही लेवल है जो 2021 में आया था, 2022 में रिपीट हुआ है। करने वालों से पूछो, इतना भी इजी नहीं था, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत जा रही थी और टाइम वेस्ट बहुत हो रहा था लोगों का रिकॉल करते करते। ठीक है, तो दोस्तों इस डिस्कशन को हम लोग मतलब क्वेश्चंस की डिस्कशन को यहीं रोकते हैं और तैयारी करते रहिए। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात मैं अभी आपको बताता हूँ, आउटरो में मिलता हूँ मैं आपको। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ। अगर आप यूपीएससी 2023 या 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स का पार्ट बन सकते हैं, जो कि स्टार्ट होने वाला है 9 जून 2022 से। फाउंडेशन कोर्स की फीस दोस्तों आज तक की सबसे कम रखी जाने वाली फीस है पूरे इंडिया में, एंड क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। फीस है सिर्फ 999 रुपीज। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, 999 रुपीज है फीस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसमें आपका क्या करवाया जाएगा, जो बेसिक बुक्स है एनसीईआरटीज, तमिलनाडु की एनसीईआरटीज प्लस स्टैंडर्ड बुक्स, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, शंकर आईएएस, पीएमएफ आईएएस, नितिन सिंघानिया, ये सारी बुक्स आपकी कवर करवाई जाएंगी। कुल मिलाकर आपका प्रीलिम्स और मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इसी के साथ साथ 999 रुपीज फीस के अंदर ही आपको पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल अगर आपका है तो पीएसआईआर ऑप्शनल भी आपको इसी फीस के अंदर करवाया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शनल सिर्फ पीएसआईआर ही करवाया जाएगा और कोई ऑप्शनल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है इस फीस के अंदर। यानी कि 999 रुपीज देकर आप प्रीलिम्स, मेंस और पीएसआईआर ऑप्शनल की कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इफ योर टारगेट इज यूपीएससी 2023 एंड यूपीएससी 2024, तो आई वेलकम यू ऑल to become part of our foundation course, the journey which is started by True IAS and PCS team. Thank you very much दोस्तों, नमस्कार।